अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रेडिएशन एक्सपोजर और इसके अलावा इसका जो मेडिकल इफ़ेक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो देखें, जो गीगर ट्यूब हमने पढ़ा था रेडिएशन डिटेक्टर के अंदर, वो किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे हमें रेडिएशन जो है ना उनकी प्रेजेंस का पता चलता है, रेडिएशन को रिकॉर्ड करता है। अब अगर फ़र्ज़ कर लें आपने गीगर ट्यूब जो है ना वो रखी हुई है और कोई सोर्स भी मौजूद नहीं है रेडियो एक्टिव, लेकिन फिर भी वो कुछ रीडिंग दे रहा है, तो ये रेडिएशन जो है वो बैकग्राउंड रेडिएशन कहलाती हैं। ये कॉस्मिक्स रेज की वजह से होती हैं और बाकी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स सब्सटेंसेस मौजूद हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कि रेडियो एक्टिव हैं, जिस वजह से ये इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले देखें कॉस्मिक्स रेज, मतलब वो रेडिएशन जो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल लेके आती हैं और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी है, यानी सोलर विंड के साथ ये आती हैं, सूर्य से रोशनी के साथ, और इसके अलावा बाकी जो स्टार से रोशनी आती है उससे के साथ ये हाई एनर्जी पार्टिकल जो है हमारे एटमॉस्फेयर की जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जो है ना पेनिट्रेट करते हैं, तो ये रेडिएशन आके जो है ना यानी आके आयनाइजेशन करती हैं, सेकेंडरी शावर ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस करती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ये। और डिप्लेशन जो है ओजोन लेयर की, वो भी अपर एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, जो इनको अब्जॉर्ब करती है, फिल्टर करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जो हम तक पहुंचती हैं, तो जिससे आइज़ और स्किन की जो डिजीज़ हैं वो नहीं होती। फिर अगर ये ओजोन लेयर की डिप्लेशन जो है वो लेयर अगर कम होगी, डेफिनेटली वो ज़्यादा फिल्टर नहीं कर पाएगी, तो जिस वजह से ये जो अल्ट्रावायलेट रेज का जो इंडेक्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फिर जो अगर आप धूप में निकलेंगे तो आइज़ और स्किन का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक के अंदर जो ओजोन लेयर है वो इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ओजोन लेयर को जो चीज़ ख़राब करती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस यूज़ की जाती थी रेफ्रिजरेटर के अंदर, लेकिन एसीज़ के अंदर, लेकिन अब जो है वो ये मतलब इंटरनेशनली एग्रीमेंट के बाद जो है ना ये गैस का यूज़ जो है ना वो बंद कर दिया गया था। फिर अब अमोनिया यूज़ करते हैं और इसके अलावा दूसरे दूसरे अल्टरनेट यूज़ करते हैं ताकि इन्वायरमेंट जो है ना वो बिल्कुल क्लीन रहे, ओजोन लेयर को जो है ना वो कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये रेडिएशन जो डिफरेंट सोर्सेज से आ रही हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, इसे हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। इसके अलावा भी अर्थ के ऊपर जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं और कुछ नेचुरल भी हैं जो कि रेडियो एक्टिव चीज़ें हैं और वो रेडिएशन इमिट करती हैं। जैसा कि बिल्डिंग मटेरियल सबसे पहले, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं। रेडियो एक्टिव रेडाउन गैस होती है बिल्डिंग के अंदर, ग्राउंड से जब वो मतलब जब एक बिल्डिंग बन रही होती है तो उसके अंदर ये ज़मीन से निकलती है, और इसी रेडिएशन का लेवल जो है ना वो बिल्डिंग के अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। और इसके अलावा अच्छी वेंटिलेशन और बाकी इंतज़ाम भी बेहतर हों तो ये रेडाउन का जो लेवल है ये कम किया जा सकता है बिल्डिंग के अंदर। और इसके अलावा हमारी जो फूड है हम डेली बेसिस पे यूज़ भी करते हैं, उसके अंदर भी कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, जैसे कि पोटाशियम 40 और कार्बन 14। ये हमारी कुछ फूड्स का जो ना हिस्सा है, ये भी स्लाइटली रेडियो एक्टिव है। इसके अलावा मेडिकल रेडिएशन एक्सपोजर है। देखिए कुछ रेडिएशन जो है ना इन्वायरमेंट में ऐड होती हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटी, इसमें मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं, जैसा कि हम एक्सरेज से डायग्नोज करते हैं, तो डेफिनेटली ये भी इनका कुछ पोर्शन भी जाता है इन्वायरमेंट में। तो एक्सरेज जो है वो जब आप शोध करते हैं, चेस्ट एक्सरेज और बाकी डेंटल एक्सरेज, ये सारा जो है ना वो मतलब नुकसान देती है बॉडी को बहुत ज़्यादा अगर आप लिमिट से ज़्यादा करेंगे। तो एक्सरेज जो है वो एक्सप्लोर करते हैं हम, और डिफ़ाइन उसकी जस्टिफिकेशन यही है कि उसको ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वो रिस्की है, उसको बस अपना आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए इस्तेमाल करें, ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना वो नुकसानदेह होगी। उसके बाद बाकी सोर्सेज हैं, बाकी सोर्सेज में ये है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से आएगा, जो कि रेडियो एक्टिव होगा, कंटिन्यूसली जो है वो रेडिएशन इमिट करते हैं। हॉस्पिटल्स हैं, रिसर्च इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, और कलर टेलीविज़न, एलुमिनस वाचेज़ हैं, तम्बाकू है। जो स्मोकर होते हैं वो सिर्फ टॉक्सिक इनहेल नहीं कर रहे होते बल्कि साथ में बहुत सारी रेडिएशन भी ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं। लो लेवल की बैकग्राउंड रेडिएशन होती हैं, ये नेचुरल सोर्सेज हैं उनके, तो ये हार्मलेस होते हैं, लेकिन ये कि इनका लेवल अगर बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली ये डैमेज करेंगे और इस तरह के एक्सपोजर से अवॉइड करना चाहिए। तो बाकी ये है कि बेस्ट एडवाइस यही है कि अवॉइड करें इस तरह की अननेसेसरी एक्सपोजर से,
जो कि क्योंकि रेडिएशन जो है ना वो सबसे बेसिक जो उनका प्रॉपर्टी है वो आयनाइजेशन करती हैं, जिससे वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है ना बहुत सारी जो है ना वो चेंजेस ला सकती हैं, जैसे गड़बड़ हो सकती है। बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं इसके आगे नेक्स्ट। इसमें देखें, हम इसकी स्टडी करने से पहले तो ये देखेंगे कि हम यूनिट ऑफ रेडिएशन को डिफ़ाइन करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि एक सोर्स जो है वो कितनी रेडिएशन जो है इमिट करता है। यहाँ पर दो यूनिट्स हैं, बैकरल और क्यूरी। बैकरल जो है वो छोटा यूनिट है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड जो होगी उसे 1 बैकरल कहेंगे, और क्यूरी जो होगा वो 3.7 × 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड जो होंगी उसे हम क्यूरी कहेंगे। तो एक सेकंड में एक डिसइंटीग्रेशन, एक डिके हो, उसे हम 1 बैकरल कहेंगे। अगर इतने हो जाएंगी 3.7 × 10 डिसइंटीग्रेशन, तो उसे हम क्यूरी बोलेंगे। तो अब्जॉर्ब डोज ये क्या होता है, देखिए एनर्जी अब्जॉर्ब करेगी, एनर्जी अब्जॉर्ब होगी आयनाइजेशन रेडिएशन जो लेके आएंगी पर यूनिट मास पे, उसे हम नाम देंगे अब्जॉर्ब डोज। यानी बॉडी जो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगी पर यूनिट मास फ्रॉम आयनाइजिंग रेडिएशन से, उसे हम अब्जॉर्ब डोज का नाम देंगे। D = E/m, यानी D अब्जॉर्ब डोज, E एनर्जी, M मास, एनर्जी पर यूनिट मास अब्जॉर्ब बाय द बॉडी। उसके बाद इसका यूनिट डिफाइन करते हैं, द यूनिट अब्जॉर्ब डोज इज़ ग्रे, इसे ग्रे बोलते हैं, और जॉल पर केल्विन इसे बोलते हैं। यानी एक जॉल एनर्जी अगर 1 kg मास अब्जॉर्ब करता है तो उसमें जो अब्जॉर्ब डोज होगी उसे बोलेंगे 1 ग्रे। एक ये रेड, द ओल्ड यूनिट ऑफ द अब्जॉर्ब डोज इज़ रेड, तो ये रेडिएशन अब्जॉर्ब डोज, तो रेड 1 रेड कहते हैं 0.01 ग्रे को, ये पुराना यूनिट है इसका। और इसके बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, देखें एक्सपेरिमेंटली ये बात जो है ना वो प्रूव की गई है कि डिफरेंट रेडिएशन जो है ना वो डिफरेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट्स रखती हैं डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर। मतलब जैसे अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा नुकसानदेह हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सरेज और न्यूट्रॉन्स, मतलब 20 टाइम्स ज़्यादा डैमेज करते हैं एक्सरेज से। इसके अलावा बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो इनका डिपेंड भी करता है कि बॉडी के किस हिस्से में रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रही है। मतलब जैसे न्यूट्रॉन है वो पर्टिकुलरली ज़्यादा डैमेज करते हैं आइज़ को दैन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। और इसके अलावा फिर अब्जॉर्ब डोज जो है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है क्वालिटी फैक्टर ऑफ रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, RBE बोलते हैं इसको शॉर्ट टर्म में, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। इसके फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है अब्जॉर्ब डोज को, मतलब वो रेडिएशन किस बॉडी के हिस्से पे फॉल कर रही हैं और वो उसको कितना डैमेज जो है ना वो करेंगी। तो ये चीज़ जो है ना RBE बताएगा, यानी रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस होगी वो, और वो मल्टीप्लाई होगा अब्जॉर्ब डोज से, फिर आपको इक्वलेंट डोज पता चलेगी। इक्वलेंट डोज देखें, इक्वलेंट डोज ऑफ एनी अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इज डिफाइंड एज product of absorbed dose and REB of the kind of radiation being absorbed. Equivalent dose can be written as, देखें absorbed dose DE लिख दिया, डोज जो ऊपर हमने डिफाइन की थी एनर्जी पर यूनिट मास, और साथ अब RB रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। अब इसका यूनिट भी है, साइवर्ट बोलते हैं इसको। ऐसे यूनिट ऑफ द इक्वलेंट डोज इज साइवर्ट, 1 ग्रे एनर्जी अगर अब्जॉर्ब होगी RB मल्टीप्लाई करते हैं 1 साइवर्ट हो जाएगा, और पुराना यूनिट भी है REM, और 0.01 साइवर्ट उसके बराबर होगा। और ये जनरल इन्फॉर्मेशन है बायोलॉजिकल फैक्ट्स ऑफ रेडिएशन के। लेकिन बैकग्राउंड रेडिएशन जो हम उसके ऊपर हमारे ऊपर भी एक्सपोज होती हैं एवरीडे लाइफ के अंदर, तो एवरेज जो है वो 2 मिलीसीवर्ट पर ईयर होती है, और ये डोज जो है ना वो 3 सीवर्ट कैन काज रेडिएशन बर्न टू द स्किन। यानी अगर ये 2 मिलीसीवर्ट से बढ़ के कहाँ तक चली जाए, 3 सीवर्ट तक चली जाएगी तो रेडिएशन इससे बर्न होना शुरू हो जाएंगी, मतलब स्किन बर्न करना शुरू कर देंगी रेडिएशन। उसके बाद है ये कि जो वर्कर न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर काम करते हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर काम करते हैं, तो उनका ये चेक होना चाहिए कि वीकली उनकी जो डोज है वो 1 मिलीसीवर्ट से जो है ना वो क्रॉस ना करे। और जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा डैमेज करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो वो बीटा और बाकी गैमा और एक्सरे। लेकिन ये कि अल्फ़ा पार्टिकल का जो सोर्स है वो ज़्यादा जो है ना डैमेज करेगा अगर वो इनसाइड द बॉडी हो जाएगा, यानी अंदर चला जाएगा बॉडी के। और अल्फ़ा बीटा जो पार्टिकल्स हैं वो रेडनेस और सोर्स और स्किन पे डैमेज अफेक्ट करते हैं। लो लेवल रेडिएशन जो है वो अफेक्ट करती हैं, बाल लूज़ होते हैं इससे, और स्टिफनेस, लंग्स ख़राब होते हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स की तादाद कम हो जाती है, स्किन पैटर्न जो है ना वो डायरिया, ये वॉमिटिंग, फीवर, ये सारी रेडिएशन जो है ना वो प्रोड्यूस करती हैं बॉडी के अंदर अगर उनका लेवल इंक्रीज़ होता है। मतलब लो लेवल की रेडिएशन वो ये इस तरह की बीमारियाँ जो है ना वो प्रोड्यूस करती हैं। हाई लेवल की जो डोज होगी रेडिएशन की उससे बहुत ज़्यादा डिसरप्टेड ब्लड सेल्स जो है ना वो सीरियसली डैमेज होंगे। और दूसरा
अनीमिया और ल्यूकेमिया, मतलब इससे जो जीन्स है, जेनेटिक्स है, उसके अंदर जो है ना प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। क्रोमोसोम्स हैं, अब नॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी, म्यूटेशन आ जाएगी। ये जेनेटिक इफ़ेक्ट्स जो है ना, और कैंसर्स और बाकी जो और नॉर्मलिटीज़ आएंगी फ्यूचर जनरेशन के अंदर, ये मतलब जो जीन्स के अंदर चेंज आएगा उसकी वजह से उससे फर्दर आने वाली जो जनरेशन है वो भी इफ़ेक्ट होगी। मतलब कि वो एक तरह से जीन्स में इंटर हो गई है, तो ज़ाहिर सी बात है जो डीएनए है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो डेवलप होती हैं काफ़ी सालों के बाद, जब आपने रेडिएशन को जो है ना वो अब्जॉर्ब किया हो। यानी अगर रेडिएशन आपकी बॉडी पर फॉल की है तो उसका जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो आज या कल ही या मंथली नज़र नहीं आने लग जाएगा, बल्कि कुछ सालों बाद जो है ना वो नज़र आएगा। क्योंकि ये जो अंदर डिसइंटीग्रेशन करती हैं बॉडी के अंदर जाके, जो सेल्स को ब्रेक करती हैं, और ये जो अबनॉर्मलिटीज़ और ये सारे जो इफ़ेक्ट्स इसने यहाँ पर बताए हैं, ये रेडिएशन अब्जॉर्ब करने के अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में नज़र नहीं आएगा, ये कुछ टाइम के बाद जो है ना वो नज़र आना शुरू होता है। तो बाकी फिर नेक्स्ट जो है वो हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस हैं रेडिएशन के, और इसके बाद लास्ट टॉपिक रह जाएगा, फिर चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।